अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई शुएब, क्या बात है, लास्ट वीक वाला डोज अभी तक काम कर रहा है क्या? शुएब, जी भाई, तो आवाज आपको ठीक आ रही है कि मैं डेटा यूज कर रहा हूँ? आवाज जी ठीक है? सर, आवाज़ सही आ रही है। तो मार्केट एनालिसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे आज के सेशन से। जी, तो प्रीवियस टॉपिक्स में हमने देखा कि मार्केट रिसर्च में डिफरेंट काइंड्स का डेटा जो है वो हम गैदर करते हैं, so internal sources and external sources. मार्केट एनालिसिस के लिए, फार्मास्यूटिकल मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे पास मल्टीपल सोर्सेस हैं। इसमें से हम डेटा हमारे पास निकल कर आता है या डेटा हमें मिलता है मार्केट का, और उस डेटा को फिर हम एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस की बेस पर फिर हम डिसीजन लेते हैं फर्दर हमारे मार्केटिंग प्लान के लिए और मैन्युफैक्चरिंग प्लान वगैरह के लिए। ठीक जी। अच्छा, फार्मास्यूटिकल मार्केट में हमारे पास जो कई सोर्सेस है, उसमें से जो मेन सोर्स है वो आईएमएस की है, इंटरकॉन्टिनेंटल मेडिकल स्टैटिस्टिक्स की, जो कि एक रूटीन का जो डेटा होता है कि कौन सी प्रोडक्ट सेल हो रही है, कितनी सेल हो रही है, किस एरिया में कितनी सेल हुई है, किसने लिखी है, किसने सेल की है। इसके अलावा भी जो डिफरेंट काइंड्स की रिसर्चेस होती है वो भी आईएमएस कंडक्ट करता है हमारे पास। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये डेटा परचेज करती हैं आईएमएस से और उसकी बेसिस पे एनालिसिस करती है। तो हमारे पास एग्जैक्ट जो अपडेटेड डेटा है आईएमएस का, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है और मुझे मिल भी नहीं सकता। तो मेरे पास जो 2017 का कुछ डेटा है उसकी बेसिस पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केट एनालिसिस में क्या क्या डेटा हमारे सामने होता है और किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं। ठीक जी, फॉर एग्जाम्पल ये 2016 के एक डेटा की बेस पर मार्केट स्पेंडिंग और ग्रोथ का एक ग्राफ है ग्लोबल मार्केट का। ठीक है, दो पैरामीटर्स हैं इसमें हमारे पास। एक तो स्पेंडिंग, मार्केट में कितनी स्पेंडिंग की जा रही है न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, नई प्रोडक्ट्स इनोवेट करने के लिए, और उसके अगेंस्ट में फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए ओवरऑल मार्केट में क्या ग्रोथ आई। ठीक है, तो क्या बताता है ये ग्राफ आपको? हाँ सर, ये बता रहा है स्पेंडिंग तो बढ़ती जा रही है, मगर जो ग्रोथ है वो कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह हो रही है। जी हाँ, ग्रोथ जो है वो कंपेरेटिवली अलाइन नहीं है स्पेंडिंग के साथ। और फार्मास्यूटिकल मार्केट की जो ग्रोथ है वो वेरी करती रहती है डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं उन पर भी। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये हमेशा ग्रो करती रहती है। इसमें ग्रोथ का अंसर जो है वो लाजमी मौजूद होता है, कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है जी, तो 2013, 2014 और 2015 में कंपेरेटिवली ग्रोथ जो है वो ज्यादा रही है। अगर हम 2010 से लेकर और 2020 तक का डेटा देखें
उसमें इन 3 सालों की ग्रोथ ज्यादा आई है फार्मास्यूटिकल मार्केट में वर्सेस स्पेंडिंग। उसके बाद से जो डेटा जनरेट हुआ है 2016 तक का, उसमें ये डिक्लाइन कर गई है ग्रोथ वर्सेस स्पेंडिंग, और उसी डेटा की बेस पर जो फोरकास्टिंग हुई है उसमें 19 और 20 में कुछ ऐसे फैक्टर्स इंक्लूड हुए होंगे कि ये ग्राफ फिर थोड़ा सा ऊपर गया होगा, लेकिन स्पेंडिंग के मुकाबले में चूंकि स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन कोई ब्लॉकबस्टर मॉलिक्यूल्स अभी ऐसे फार्मा मार्केट में निकल कर नहीं आ रहे कि इसकी ग्रोथ को वो बूस्ट अप कर सके स्पेंडिंग से ज्यादा। ओके जी, तो लीडिंग थेरेपी एरियाज का आउटलुक क्या है इस वर्सेस स्पेंडिंग एंड ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लीडिंग थेराप्यूटिक एरियाज इन ग्लोबल अकॉर्डिंग टू आईएमएस थेरेपी प्रोग्नोसिस डेटा ऑफ 2016, क्योंकि ऑब्वियसली 17 में फाइनल होकर पहुंचा था मार्केट में, उसमें ऑन्कोलॉजी सबसे टॉप पे ग्रोथ में भी। ठीक है, ये 5 ईयर की ग्रोथ जो 2011 से लेकर 2016 की जो क्यूमुलेटिव एग्रीगेट ग्रोथ है, और उसी की बेस पे जो 2016 से 2021 5 इयर्स की फोरकास्ट एग्रीगेट ग्रोथ की गई है। ऑन्कोलॉजी लीडिंग एरिया चल रहा है फार्मास्यूटिकल मार्केट में। ठीक है, 5 ईयर की ग्रोथ इसकी 11 से 16 तक 10.9% थी, और 16 से 21 की 5 इयर्स की ग्रोथ जो है फोरकास्टेड 9 to 12%। तो इन तमाम एरियाज में अगर हम देखें तो टॉप पे जिसकी ग्रोथ आ रही है वो है ऑन्कोलॉजी, और सबसे ज्यादा स्पेंडिंग भी इसी एरिया में की जा रही है। देन नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास आ रही है जी डायबिटीज। ठीक, इसकी ग्रोथ ऑन्कोलॉजी से भी ज्यादा रही है, ऑटो इम्यून की भी जो है वो उनसे ज्यादा रही है। एक जी 16 से 21 में ये ग्रोथ कम रहेगी डायबिटीज की और ऑटो इम्यून की कंपेरेटिव टू ऑन्कोलॉजी। अभी ग्रोथ हमारे पास जो ग्रोथ का फिगर है ये डिपेंड करता है कि हमारी बेस कितनी है। ठीक है ना, किसी थेराप्यूटिक एरिया की या किसी थेराप्यूटिक सेगमेंट की जो मार्केट है या फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसकी जो बेस है, बेस वैल्यू के वर्सेस में ग्रोथ मैटर करती है कि उसका डिजिट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी जगह पर 2% की ग्रोथ का जो डिजिट होगा वो ज्यादा वेरिएबल हो सकता है 20% की ग्रोथ रेट वाला जो फिगर है उससे। वो इस तरह से है कि अगर आपकी कंपनी का जो बेस वैल्यू है वो 100 मिलियन है, ठीक है जी, 100 मिलियन रुपीज है बेस वैल्यू। अब अगर 100 मिलियन रुपीज पे अगर आप 2% ग्रो करते हैं इन अ गिवन मंथ, तो इसका मतलब कितना होगा कि 2 मिलियन रुपीज एक्स्ट्रा आपने जो है वो कमाए, अर्न किए, ग्रो किए उस पर। ठीक है जी, लेकिन अगर किसी कंपनी का जो बेस वैल्यू है या बिजनेस उसका बेस है वो अगर सिर्फ 10 मिलियन का है, तो वो 2 मिलियन की इक्विवेलेंट वैल्यू हासिल करने के लिए उसे 10% ग्रो करना पड़ेगा। ऐसा ही होगा ना? किसी को बात समझ में आई ये नहीं? हाँ सर, ये नहीं है, दोबारा थोड़ा समझ। ठीक जी, देखिए आपके पास जो है वो 100,000 रुपीज है, 1 लाख रुपए। ठीक है जी, और आपके दूसरे कुलीग के पास जो है वो सिर्फ 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 1000 रुपीज। ठीक है जी, आपके पास 100,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट है और आपके दूसरे कुलीग के पास सिर्फ 1000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट है या बेस वैल्यू है 1000 रुपीज की। अब अगर 100,000 रुपीज आपके पास है और आपने किया है 10% ग्रो, तो अब आप किस वैल्यू पे पहुंच जाएंगे? सर तकरीबन 10,000 110,000 की वैल्यू पे आप पहुंच जाएंगे 10% ग्रो करके। ठीक है, यानी कि 10,000 रुपीज आपने अर्न कर दिए अपने 100,000 के बेस पर। आपका जो दूसरा कुलीग है उसके पास बेस वैल्यू है सिर्फ 1000 रुपीज की। अब सपोज कीजिए कि उसने
50% ग्रो कर दिया। कितना? 50%। क्या अर्न किया उसने? 500 रुपीज। 500 रुपीज। तो आपका 2% ज्यादा है या उसका 50% ज्यादा है? जी भाई, आपका 2% ज्यादा हुआ या उसका 50% ज्यादा हुआ? 2% ज्यादा हुआ। जी, आपका 2% ज्यादा हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि बेस वैल्यूज जो है वो क्या है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बेस वैल्यूज हैं वो कितनी है। ठीक जी, जैसे 11 और 16 में जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है डायबिटीज और ऑटो इम्यून का एज कम्पेयर टू ऑन्कोलॉजी। ठीक है जी, ऑन्कोलॉजी से ज्यादा डायबिटीज और ऑटो इम्यून ने ग्रो किया है, उससे भी ज्यादा जो जो किसी ने किया है, इसने किया है जी, एंटीवायरस ने किया 38.1% किया है। राइट जी, लेकिन अगर हम लीडिंग नंबर्स पे इसको देखें तो लीडिंग नंबर्स पे ये आ रहा है तकरीबन 6, 7, 8, 9 और 10 पे एंटीवायरस। एंटीवायरस 9th पोजीशन पे यहाँ आ रहा है, लेकिन ग्रोथ रेट में अगर हम इसको देखें तो ग्रोथ सबसे ज्यादा है इसकी 38.1%। ये उस आपके उसी कुलीग की एग्जाम्पल है जिसके पास सिर्फ 1000 रुपीज थे, उसने 50% ग्रो किया है। उसका बिजनेस उसका ज्यादा हुआ है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो है उसके पास इनकम जो है कम आई है मार्केट में। ठीक है जी। अच्छा जी, देन हमारे पास पेन की मार्केट है, कार्डियोवेस्कुलर की मार्केट ने डिक्लाइन किया है जी। 11 और 16 5 इयर्स का जो ग्रोथ रेट है उसमें ये मार्केट कार्डियोवेस्कुलर की मार्केट अपने प्रीवियस 5 इयर्स के मुकाबले में 2.5% डिक्लाइन कर गई है। राइट जी, इसकी जो फोरकास्ट हुई है वो भी इस लिस्ट में ऑलमोस्ट सबसे कम है, 0 से 3% है। और अगर ये फोरकास्टेड से और कम आ जाती है, इसी के आसपास आती है, नेगेटिव में आती है, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर 21 और 2021 से 2026 तक के जो फोरकास्टिंग होगी उसमें ये मजीद नेगेटिव की तरफ जाएगी। और उसमें कार्डियोवेस्कुलर पे हमें नजर आ रहा होगा कि कार्डियोवेस्कुलर की मार्केट श्रिंक कर रही है। कार्डियोवेस्कुलर की मार्केट में डिमांड कम हो रही है, मार्केट में ग्रोथ एक तो आ नहीं रही, ना आने के साथ साथ मजीद कम हो रही है, डिक्लाइन साइड पे जा रही है। ठीक है जी, तो आप कार्डियोवेस्कुलर में इन्वेस्ट करेंगे अगर आपके पास इस तरह का डेटा आ जाए, ये -3% आ जाए आपके पास, तो क्या आप कार्डियोवेस्कुलर की मार्केट में पेनिट्रेट करेंगे? नहीं सर, वहाँ पर ग्रोथ बहुत कम थे। जी हाँ, ग्रोथ कम ही नहीं बल्कि नेगेटिव है। जी सर। नेगेटिव में आपके लॉस के चांसेस जो है वो ज्यादा है कार्डियोवेस्कुलर में। तो जो लोग ऑलरेडी कार्डियोवेस्कुलर की मार्केट में मौजूद हैं उन्होंने अपने सर्वाइवल को ऑलरेडी जो है उनको अपने सर्वाइवल की फिक्र करनी है। ठीक है, अपनी स्टेबिलिटीज की जो है उन्होंने फिक्र करनी है। और जी, देन रेस्पिरेटरी में 3.4% ग्रोथ आई है, नेक्स्ट 5 ईयर में 5% तक जा सकती है। एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन में 2.5% है। ठीक जी। अच्छा, और कौन सी माइनस में गई है जी? मेंटल हेल्थ की माइनस में गई है, -5%। और ये भी, इसकी भी फोरकास्ट -1 से -2% तक फोरकास्ट हुई हुई है 16 से 21। तो ये दो एरियाज हैं जो कि लीडिंग पे रहे हैं। लीडिंग पे इसलिए रहे हैं कि इनकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है ना, इनकी अगर हम दूसरे तमाम थेराप्यूटिक एरियाज से कंपेयर करें तो मेंटल हेल्थ की जो मेडिकेशन है, जो थेराप्यूटिक एरिया है, वो लीडिंग थेराप्यूटिक एरिया है बिकॉज ऑफ इट्स बेस वैल्यू, जो कि उसकी बेस वैल्यू है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं इसके प्रीवियस 5 इयर्स से, 2006 से लेकर 2010 का जो डेटा है उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें ये नजर आता है कि मेंटल हेल्थ की मार्केट 5% डिक्लाइन कर रही है। ठीक, ओके। अच्छा जी, 2017 के डेटा के हिसाब से जो ग्लोबल हमारे पास लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज है फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ओनली, एक्सक्लूडिंग न्यूट्रास्यूटिकल्स और जो दूसरी कैटेगरीज है उनको। तो जी, फाइजर हमारे पास टॉप पे रही है, मर्क सेकंड पे है,
फाइजर यूएस की कंपनी, मर्क भी यूएस है, जॉनसन भी यूएस की है। रोश कहाँ की है जी? स्विट्जरलैंड के। देन सनोफी फ्रांस की कंपनी है। नोवार्टिस स्विट्जरलैंड, एबी यूएस, एस्ट्राजेनेका यूके। ठीक जी। जिलीड जो है वो भी यूएस और एमजन भी यूएस। तो यानी कि मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो लीडिंग कंपनीज रही हैं 2017 में टॉप 10, उसमें यूएस की हैं जी तीन 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 चार पाँच छः कंपनीज। 50% से ज़्यादा जो ग्लोबल शेयर है वो यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट के पास है, यूनाइटेड स्टेट्स की फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास है। राइट जी। और ग्लोबल जो टॉप 10 है उसमें जो लीडिंग कंट्रीज हैं वो यूएस आ गया, यूएस सबसे ज़्यादा है। देन दूसरे कंट्रीज की एक एक कंपनी है जी, यूके, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की दो हो गई, एक नोवार्टिस और एक रोश हो गई। कितना इन्होंने बिजनेस किया है? $52,824 मिलियन। फाइजर का जो ग्लोबल बिजनेस है, और क्योंकि ये हमारे पास ग्लोबल रैंकिंग है, तो 52,824 मिलियन यूएस डॉलर्स पे ये बिजनेस है। 35,151 का मर्क का बिजनेस है। देन इसी तरह से सारी वैल्यूज हमारे पास दी हुई है टॉप 10 की 2017। अच्छा जी। देन 2019 में क्या हुआ जी? 2019 में भी फाइजर टॉप पे है, सेकंड पे रोश आ गई है 45.6 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस करके। रोश सेकंड पे आ गई है 17 के कंपेरिजन में। रोश यहाँ पर 2017 में थी 4th नंबर पे, ठीक है जी। और सेकंड पे थी मर्क। तो मर्क चली गई है कहाँ जी? 5th नंबर पे। मर्क ने अपना बिजनेस जो है वो लॉस किया है। रोश ने 6 नंबर। 6 नंबर पे आ गई। ओके जी। नहीं 5 पे होगी ना। देखो ये भी 1, ये भी 2, ये 3, ये 4 और ये 5। हाँ जी सर। इस पे नोवार्टिस, देन 7, 8, 9, 10। तो फाइजर ने अपनी पोजीशन जो है वो स्टेबल रखी है। रोश ने पोजीशन गेन कर दी है और मर्क ने पोजीशन जो है वो लॉस की है। और जी जॉनसन एंड जॉनसन 3rd नंबर पे था जी 17 पे। तो ये भी 3rd पे अपनी पोजीशन उसने बिजनेस अपना स्टेबल रखा है 3rd पे ही। अच्छा जी। सनोफी ऊपर आई है। सनोफी कहाँ थी? सनोफी 5th पे, 4th पे आ गई है ग्लोबली 2019 में। ठीक जी। नोवार्टिस 6 पे, यहाँ भी नोवार्टिस 6 पे उसी पोजीशन पे खड़ी हुई है 2 साल से। ना ग्रो किया है ना कोई लॉस किया। ठीक जी। देन 7th पे एबी भी 7th पे ही इसी तरह से ऑलमोस्ट वही चल रही है। एमगन ने ग्रो किया है। एमगन 17 पे 2017 में 10th पोजीशन पे थी, तो यहाँ आ गई है जी ये 8th पोजीशन पे। ओके जी। देन जो ड्रग्स टॉप 20 ड्रग्स, यानी कि अगर हम ड्रग्स वाइज देखें कि कौन से ब्रांड्स ने सबसे ज्यादा ग्लोबल सेल्स की है और उसको हम 20 ड्रग्स की अगर हम लिस्ट बनाएं, तो ये इस तरह की कुछ हमारे पास फिगर आती है, जिसमें नंबर 1 पे प्रोडक्ट खड़ी है जी ओमीवा। ओमीवा में क्या है? एडिलोमोवा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। ठीक जी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कौन सी? एडिलोमोवाब है ना, या कोई और? जी सर। ठीक ठीक। एडिलिमुमाब। हाँ। तो इस लिस्ट में हमें ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं वो एंटीबॉडीज की हैं, डायबिटीज की हैं और ऑन्कोलॉजी की हैं। ठीक है जी। टॉप 20 ड्रग्स जिन्होंने टॉप का बिजनेस किया है ग्लोबली 2017 में। ओके जी। देन 18 में क्या हुआ जी? ओमिवा 20.5 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया है इसने ग्लोबल मार्केट में। ओमिवा ने 20.5 बिलियन डॉलर्स का नंबर 1 पे ही वही है। रेवलीमेड ऑन्कोलॉजी की 9.7 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस जनरेट करके सेकंड नंबर पे है। यहाँ पे कौन सी थी सेकंड? हार्मोनी।
हाँ जी, ऑप्टिको भी ऑन्कोलॉजी की $7.6 बिलियन का बिजनेस किया है। एनबेवेल इम्यूनोलॉजी में, कीटरूडा ऑन्कोलॉजी, हर्सेप्टिन ऑन्कोलॉजी, एवास्टिन ऑन्कोलॉजी, ठीक जी, ये क्या है, रोटुक्सान ऑन्कोलॉजी, आइलिया ऑफ्थेल्मोलॉजी। तो ऑफ्थेल्मोलॉजी की एक ऐसी प्रोडक्ट आई है जो कि 99th नंबर पे जो है वो स्टैंड करती है ग्लोबली 2018 के सेल्स का। ओके जी, देन ऑटोइम्यून कार्डियोवैस्कुलर ऑन्कोलॉजी। तो ज्यादातर जैसे कि हमने ये भी डेटा यहाँ पे देखा था ये कि ऑन्कोलॉजी लीडिंग थेराप्यूटिक एरिया, देन डायबिटीज, देन ऑटोइम्यून, ठीक जी। तो यही फिगर हमें इस प्रोडक्ट्स में भी नजर आ रही है। प्रोडक्ट्स में भी यही नजर आ रही है कि तकरीबन ऑन्कोलॉजी छाई हुई है, ठीक जी। ये भी ऑन्कोलॉजी, 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 उसके बाद इम्यूनोलॉजी। तो ये हमें थेराप्यूटिक एरिया वाइज मार्केट भी हमने देख ली, और जो प्रोडक्ट हमारे जिस थेरापी की है वो भी उसी डेटा को रिफ्लेक्ट कर रही है। अच्छा जी, 2019 का एक डेटा, ये आईएमएस का नहीं है, किसी वेबसाइट का है, आई एम नॉट श्योर। ये है दी फार्मा लेटर, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक का डेटा है। आईएमएस का मुझे नहीं मिला। इसमें भी ऑलमोस्ट उसी तरह की जो ऑन्कोलॉजी, ऑटो इम्यून डिजीजेस और डायबिटीज की प्रोडक्ट्स जो है वो पहुंची हुई है। अच्छा, एक चीज आप इसमें देखें कि 2017 में एक प्रोडक्ट थी, ये वाली थी लेंटस। सबको पता होगा लेंटस क्या है। जी सर, इंसुलिन ग्लार्जिन। इंसुलिन मिला था, ठीक है। तो 2017 में ये टॉप 10th पोजीशन पे खड़ी हुई थी, 10th पोजीशन। अच्छा जी, 2018 में ये 12 नंबर तक कहीं पे नजर नहीं आ रही है। इसी तरह से 2019 में भी ये लेंटस कहीं पे नजर नहीं आ रही है, 20 नंबर्स तक नजर नहीं आ रही है। ये किसी को बात समझ में आती, क्या वजह हुई होगी? सर हो सकता है इसकी मार्केटिंग ज्यादा नहीं हुई हो या ग्रोथ ज्यादा ना हुई हो। अच्छा, ठीक जी। इसमें मैं आपको बताता हूँ जी, एक जो आप देख रहे हैं ना ये चीज, ट्यूलिसिटी, ये जो ट्यूलिसिटी है, ट्यूलिसिटी में पता है आप कौन सी इंसुलिन है? सर मेरे ख्याल से ये वो है कि GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ट्यूलिसिटी में GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। एक्सिनेटाइड। ओके, ठीक है। तो ये उसी कंपनी की प्रोडक्ट है जिसकी के लेटेस्ट प्रोडक्ट है, right? ये एक तरह से एक अपग्रेडेड थेराप्यूटिक रेजिम है डायबिटीज के लिए। और ट्यूलिसिटी को जब मार्केट में इन्होंने इन कराया, तो ट्यूलिसिटी ने अपना अपना जो नया पेशेंट बेस है वो नहीं बनाया, बल्कि जो ऑलरेडी पेशेंट बेस मौजूद था लेंटस का, उसको खाना शुरू कर दिया। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग की टर्म में इसको कहते हैं कैनाबिलिज्म। जी, कैनाबिलिज्म पता है सब? कैनाबिलिज्म, सर नहीं पता, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, अपनी ही नस्ल को खाने वाला जो होता है, जैसे कि आदम खुद, या अपनी अपनी ही जो नस्ल का, जो अपनी ही नस्ल की चीजों को खा जाने वाला जो होता है उसको कहते हैं कैनाबिलिज्म, या आदम खुद। दूसरे लफ्जों में हम इसको कहते हैं आदम खुद, ठीक है ना? तो ट्यूलिसिटी भी सनोफी की है और लेंटस भी जो है वो सनोफी की है। ट्यूलिसिटी जब मार्केट में इन हुई तो इसने अपना नया पेशेंट बेस बनाने के बजाय जो लेंटस, जो कि ऑलरेडी वन ऑफ द टॉप 10 पोजीशंस पे खड़ी हुई थी, जो इसका कस्टमर था लेंटस का, लेंटस के कस्टमर को हिट किया, ठीक है जी। अब लेट से कि एक कंपनी में भी है, एक कंपनी है आपकी, ठीक जी। अच्छा, अब अगर मैं, आप और मैं फार्मा मार्केट में कंपटीटर हैं, अगर मैं एक नई प्रोडक्ट ऐसी लेकर आता हूँ जो कि
आपकी प्रोडक्ट के कस्टमर्स को हिट करके उसको कैप्चर कर देती है, आपकी प्रोडक्ट के कस्टमर्स को, तो ये कहलाता है कंपटीशन। ठीक है, लेकिन मेरे पास लेंटस ऑलरेडी मौजूद है, लेंटस है जो कि मेरी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। अब उसी थेराप्यूटिक एरिया में मैं एक ऐसी अपग्रेडेड प्रोडक्ट जो है वो लेकर आ गया हूँ, जो कि कंपटीटर का बिजनेस खाने से पहले या उसका बिजनेस कैप्चर करने के साथ साथ मेरी जो एक वेल एस्टेब्लिश्ड और अच्छा अर्न करके देने वाली जो प्रोडक्ट थी, उसी के साथ जब सेल्फ कंपटीशन कर जाएगी तब वो कहलाता है कैनिबलिज्म। सेल्फ कंपटीशन यानी कि अपनी ही प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन। ठीक है, समझ गए ये बात? जी सर। यस सर। ओके जी। देन 2025 में क्या होने वाला है जी? 2025 की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग ड्रग्स क्या होने वाली है? इसमें एक प्रोडक्ट ऑब्वियसली जब एग्जैक्ट डेटा जब हमारे सामने आएगा, यानी कि 2025 गुजरने के बाद, तो हो सकता है कि इसकी इस फिगर की 80% सिमिलरिटी यही हो, लेकिन चांसेस हैं कि इसमें एक प्रोडक्ट और इंक्लूड हो जाएगी, जो कि हो जाएगी एंटीवायरस की कैटेगरी में। और जो कोविड की मेडिकेशंस होंगी, कोविड की जो वैक्सीन होंगी, वो इसमें पेनिट्रेट इस ग्राफ में शामिल हो जाएगी। जब ये ग्राफ फोरकास्ट किया गया था, ये डेटा ऑब्वियसली उस टाइम पे ये पेंडेमिक नहीं था, तो 2025 तक की जो मार्केट है उसमें भी हमें ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोलॉजी एंड डायबिटीज, ये 3 लीडिंग थेरापेटिक एरियाज इस वक्त फार्मास्यूटिकल मार्केट में चल रहा है। अच्छा जी, पाकिस्तान में क्या होगा जी? पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल मार्केट किस तरह से चल रही है? ओके जी, 1999 में टोटल नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल फर्म्स जो पाकिस्तान में थी वो थी जी 304। 2007 में ये कंपनीज हो गई 406 और 2017 में ये फार्मास्यूटिकल फर्म्स पाकिस्तान में हो गई है 759। जी, तो इससे क्या बात समझ में आई आपको? क्या मैसेज मिला? सर प्रोडक्ट की जगह कंपनी ग्रो हो रही है, कंपनी से कंपनी बन रही है जी, अब प्रोडक्ट की जगह सिर्फ कंपनी से ग्रो ज्यादा हो रही है, ज्यादा कंपनीज बन रही है नहीं पाकिस्तान नहीं, इस डेटा में हमने प्रोडक्ट की तो बात आई नहीं, प्रोडक्ट के कंपैरिजन नहीं आया, लेकिन यहाँ से आपको ये आइडिया मिल सकता है कि पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल मार्केट ग्रो कर रही है। इसी की वजह से तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। जी सर। जैसे अगर कंज्यूमर मार्केट में जो सेलुलर यूटिलिटीज हैं, सेलुलर आइटम्स की मार्केट चूंकि ग्रो कर रही है, इसी वजह से आपको सेल फोन बनाने वाली कंपनीज का नंबर भी इंक्रीज होता हुआ मिलेगा, और उनकी जो शॉप्स वगैरह हैं, आउटलेट्स हैं, उनके भी नंबर्स इंक्रीज होते हुए मिलेंगे, इसी वजह से कि ये मार्केट इंक्रीज कर रही है। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज पाकिस्तान में इंक्रीज की हैं 1999 से 2017 तक, ऑलमोस्ट मोर देन 100% तक उनका नंबर इंक्रीज हुआ है। अच्छा, ये क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, और क्या क्या फैक्टर्स है, ये हम मजीद नेक्स्ट स्लाइड्स में इनको देखेंगे। तो जो अप्रोक्सीमेट जो हमारे पास डेटा है वो 2 टाइप्स का डेटा है। 2017 ये है हमारे पास ये जो इंटरनल हमारा गवर्नमेंट का डेटा है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज का, और ये आईएमएस का डेटा है। तो आईएमएस के हिसाब से जी पंजाब में 160 से कंपनीज इंक्रीज होके 2017 में हो गई है 440, और सिंध में 101 से इंक्रीज होके 183। तो अब अगर हम नंबर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा पंजाब में है, देन सेकंड नंबर पे फार्मा कंपनीज जो है वो सिंध में। अच्छा, ग्रोथ वाइज अगर हम देखें तो केपी में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, कि वहाँ सिर्फ 32 कंपनीज थे जो इंक्रीज आया है, वो अच्छा खासा परसेंटेज में इंक्रीज आया है। टोटल कंपनीज 114 हुई है, 32 से इंक्रीज होकर। लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स सबसे ज्यादा पंजाब में कंपनीज हैं, देन सिंध में है, फिर केपी में, बलूचिस्तान में 15 है।
आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 7 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल जिनके के हेडक्वार्टर्स या पंजाब में है या सिंध में। ओके जी, तो सबसे ज़्यादा कंपनीज कहाँ पर इंक्रीज हुई हैं? बिजनेस फार्मा बिजनेस जो है वो किस प्रोविंस में या पाकिस्तान के किस जोग्राफिकल रीजन में इंक्रीज हुआ है? पंजाब में हुआ है सर। ठीक जी, पंजाब में जो है सबसे ज़्यादा हुआ, हालांकि सिंध के पास जो है वो कराची है, फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन उसके बावजूद सिंध में नहीं हुआ। क्यों भाई, पंजाब में ज़्यादा हो गया, क्या वजह हुई होगी? सर यहाँ पे अभी उस तरीके की अवेयरनेस और उस तरीके की चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये लैकिंग है हमारे। ठीक जी, नहीं अवेयरनेस तो यकीनन मौजूद है, लेकिन उसमें जो 1990 से लेकर और 2015 के आसपास तक जो कराची में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिचुएशन रही है, जिस जी जिस तरह की थ्रेट्स जो है वो एक बिजनेस कम्युनिटीज के लिए मौजूद रही हैं, उन्होंने एक बड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है वो रखा है सिंध में। यस सर। तो ये उसका एक रीजन हो सकता है। यस सर। अगर जी, तो टॉप 10 कंपनीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज पाकिस्तान की जो हैं, टॉप 10 पाकिस्तान की फार्मा मार्केट में, उसमें हमारे पास मल्टीनेशनल कितनी है जी? एक जीएसके, देन एबर्ट, देन ओबीएस एंड समथिंग, तो 4 मल्टीनेशनल हैं और 6 जो है वो हमारे पास नेशनल कंपनीज। उसमें से गेट्स जो है वो 2019 में एबर्ट को क्रॉस कर गई, थर्ड पोजीशन पे ले गई। 2017 में हमारे पास ये सेकंड नंबर पे थी एबर्ट, ठीक जी। 2017 का जो आईएमएस का डेटा है उसके हिसाब से 2019 तक आते आते इसको क्रॉस कर गई। ये नेशनल कंपनी जो गेट्स है वो सेकंड पोजीशन पे चली गई थी। देन उसके बाद बिजनेस इसका डिस्टर्ब हुआ था गेट्स कंपनी का। अब 2020 का जो डेटा आएगा उसमें पता चलेगा कि गेट्स ने अपनी पोजीशन स्टेबल रखी है सेकंड पे या नहीं रखी। देन सामी, फिसल, मार्टिन डाउ, हाईक्यू, हिल्टन और बीएस सनोफी, तकरीबन ही तमाम कंपनीज का अपना अपना एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, अपनी अपनी मार्केटिंग अप्रोच है। इसी फिगर में एक कंपनी ऐसी है जो कि 20% कमीशन प्रोवाइड करती है प्रिस्क्राइबर के। अगर अपने क्लिनिक से उसके जो है वो 1 लाख रुपए की सेल्स जनरेट हुई हैं तो उसका 20% कैश मिलेगा प्रिस्क्राइबर। इसीलिए इसमें एक कंपनी ऐसी भी है। ओके जी, देन इसीलिए इसमें एक कंपनी ऐसी भी है जिसको कि डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कभी जाके उनको लिफ्ट ही नहीं कराती वो कंपनी। ठीक जी, और इसीलिए इसमें फिर एक कंपनी हमारे पास एक ऐसी है जो कि मर्जर्स पर चलती है। जैसे कि जीएसटी ज़्यादातर उसके पास मर्जर्स है, बहुत सारी कंपनीज के मर्जर्स हैं। किसी के लिए याद रखना भी मुश्किल है कि जीएसटी में आखिरकार कितनी कंपनीज जो है वो मर्ज हुई हैं। राइट जी, देन एवर्ट एवर्ट थर्ड पोजीशन पे आ गई जी। सामी हमारे पास नेशनल कंपनी है। कौन सी इसकी सबसे ज्यादा रनिंग प्रोडक्ट आपके जहन में आती है सामी की? जी है, किसी के जहन में सामी की कोई प्रोडक्ट कौन सी आती है, रनिंग प्रोडक्ट जहन में आती है? नोविडेट सर। नोविडेट, ओके जी। तो ये हमारे पास ये 10 पोजिशंस हैं। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है उसकी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो है वो क्या बिजनेस बनता है? अच्छा जी, कोई डिजिट मुझे पढ़ के बताए भाई, मैं तो डिजिट्स में बड़ा कमजोर हूँ, क्या बनता है ये? जी भाई, 343 बिलियन बनेगा।
जी भाई कितनी वैल्यू बन गई है? 343 बिलियन 936 मिलियन 385,875 रुपीज। ये जी इन टर्म इन वैल्यू, ठीक है, इन वैल्यू 2017 की पाकिस्तान की मार्केट है इन वैल्यू, जिसने 16 के मुकाबले में 2017 में ग्रो किया है 6.4%। इसको अगर हम 2016 की वैल्यू से देखेंगे तो 6.14% ग्रोथ किया है इसने मार्केट में। 2016 की मार्केट जो है वो 15 के मुकाबले में 15.64% ग्रो किया था। 280 बिलियन से इंक्रीज होकर 324 बिलियन पे आई थी, और 2014 में ये वैल्यू थी 247 बिलियन की, जिसने 2013 के मुकाबले में 11.72% ग्रो किया था। तो 4 इयर्स की फिगर्स हमें ये बता रही है कि जो टोटल मार्केट है पाकिस्तान की फार्मा मार्केट, वो ग्रोथ साइड पर ही रह रही है। कभी ये डबल डिजिट से कम भी आ जाती है, डबल डिजिट से कम भी होती है, और डबल डिजिट से इंक्रीज भी हो जाती है, यानी कि डबल डिजिट तक भी रीच कर सकती है ये मार्केट। इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान की फार्मा मार्केट में। ओके जी, ग्रोथ ट्रेंड किस तरह से, यही ग्रोथ जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है वैल्यूज में, इसी तरह से ये ग्रोथ का चल रहा है। ठीक है, तो 18 और 19 में ये जो रेट हमारे पास एक आया था, शायद वो 20% के आसपास है, या तो वो 20 तो क्या अभी क्रॉस नहीं हुआ ना, तो 90 का जो रेट आया है 18 से 90 का, वो 20% ग्रोथ किया, यानी कि इस टेबल में सबसे हाईएस्ट का रेट अभी हमारे पास 2018 से 19 का होगा, प्रोवाइडेड डेट के इसके बीच में क्या हुआ है 14 से लेकर 18, तो वो एक अच्छा खासा फिगर है। 20% फार्मा मार्केट का ग्रो करना इज अ गुड साइन। तो आपको खुशी होनी चाहिए बतौर फार्मासिस्ट, हो रही है नहीं हो रही भाई? जी सर।